Welcome to ACM classes CTET रिवीजन सेशन पार्ट 3। इस सेशन में हम लोग क्लास 8th ऑनवर्ड्स जो टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के वो लेने वाले हैं। अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी लेंगे बिकॉज एनसीईआरटी सीटेट एंड सीबीएसई अंडर ऑल सेम अम्ब्रेला एज आई एम ऑलवेज सेइंग इट। और आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं जो PYQs हैं, इफ़ यू नोटिस बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो इफ़ समबडी इज रिवाइजिंग एनसीईआरटी इज़ अ वेरी गुड वे, बेसिक भी कर ले तो उसका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, फुल मार्क्स आ सकते हैं। लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट डूइंग इट विदाउट एनी फर्दर टॉक्स। तो टॉपिक जो अभी हमने लिया है वो है क्लास 8 चैप्टर 1 स्क्वायर्स एंड क्यूब। व्हाट आई हैव नोटेड, पेज नंबर 4 आई हैव नोटेड फॉर यू गाइस। पेज नंबर 4 पे कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की आगे जाकर आएंगी। सो व्हाट आर दे सेइंग, द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। तो पहली इन्फॉर्मेशन तो ये हो गई हमारे पास, एग्जाम्पल्स हो गया 1, 4, 9, 16, 25 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब एक और प्रॉपर्टी हम नोट करते हैं यहाँ पे। अगर हम, ये मैंने आपको बार बार बोला हुआ है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स आपको याद होने चाहिए। सो प्लीज़ लर्न देम। इस टेबल को आप पूरा कर लेना, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, 25, सो 36, 49। मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता बिकॉज आपका एग्ज़ाम कल और परसों ही है। सो जस्ट गो ऑन एंड जस्ट लर्न दिस टेबल। इस टेबल को लर्न कर लेना और कुछ पैटर्न ऑब्जर्व होंगे। मैं सिर्फ फर्स्ट वाला पूरा कर देता हूँ आपके लिए बिकॉज पैटर्न जो हमें इसके ऊपर ही समझ आ जाएंगे सारे के सारे। नाउ पैटर्न क्या है, कहते हैं सबसे पहले तो आप ये नोटिस करो, जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं कभी भी लास्ट में कौन सा डिजिट नहीं आता। 1 आ गया, ठीक है, 4 आ गया, ठीक है, 9 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया। नाउ 6 रिपीट हुआ, 9 रिपीट है, 4 रिपीट है, 1 रिपीट है और 0 आ गया। तो 4 ऐसे डिजिट्स हैं जो कभी भी नहीं आएंगे जब भी आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। कौन कौन सा है, एक तो लास्ट में 2 कभी नहीं आएगा, एक लास्ट में 3 कभी नहीं आएगा, एक लास्ट में 7 कभी नहीं आएगा, एक लास्ट में 8 कभी नहीं आएगा। मतलब अगर लास्ट में 2, 3, 7, 8 है, आप देखते समझ सकते हो कि ये मेरा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, कोई भी नंबर जो एंड हो रहा है इन नंबर से। एक और चीज़, जब हम ज़ीरो की बात करते हैं, ज़ीरो जब भी होगी वो पेयर में होगी, या तो ये 2 होंगे या 4 होंगे या 6 या 8 या 10, राइट। तभी हो सकता है, नहीं हो सकता। प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं कह रहा कि जब लास्ट में 2, 3, 7, 8 के अलावा 1 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, या 5 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, या 9 आ गया परफेक्ट स्क्वायर बन गया। आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि कौन सा नंबर आप बता सकते हो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो जब लास्ट में नंबर आ गए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लास्ट में अगर ओड नंबर ऑफ टाइम्स आपके जीरोज आती हैं तो ये परफेक्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो इवन नंबर होना चाहिए। ऐसे ही लास्ट में अगर 5 खाली से काम नहीं चलेगा, लास्ट में हमेशा 25 होगा तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अगर आपका जो ओड जीरोज हैं वो ओड नंबर्स में है, 1 है, 3 है, 5 है, देखते समझ जाओ स्क्वायर नहीं है। 5 से पहले 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो भी आप समझ जाओ कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है जी। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इन्फॉर्मेशन विच यू कैन ट्रैक, आप नोटिस करो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4, डिफरेंस कितना है +3, आगे डिफरेंस कितना आया +5, उसके बाद कितना आया +7, फिर +9 एंड सो ऑन। तो स्क्वायर्स भी बहुत ईजी है, इसको याद भी किया जा सकता है, निकाला भी जा सकता है एग्जाम बैठे हुए, ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं चाहिए अपने को। एंड अगर हम नोटिस करें 3 मुझे कैसे पता चलेगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे अब 12 का स्क्वायर पता करना है, मुझे क्या पता कैसे ऐड करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ 11 और 12 का टोटल ऐड कर देना है। दैट मीन्स द आंसर गोना बी 144। सिंपल ट्रिक। ऐसे ही 22 का स्क्वायर निकालना है तो मुझे 21 का स्क्वायर पता है, तो 22 का कैसे निकालूंगा, 21 + 22 43, I'll add that, I'll get 484। तो आपको जो कैलकुलेशंस है वो करने से आप बच जाओगे एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली। 5 के जब लास्ट में 5 होता है, मैंने आपको समझाया था कि उसको हम 25 करते हैं और जो भी इससे पहले डिजिट होता है, जैसे 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो यहाँ पर आता है 225, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ऐसे ही अगर मैं 25 का स्क्वायर निकालूँ तो लास्ट में 5 है, बन जाता है 25, 2 × 3 आई गेट 625। आपको निकालना है 55 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर लास्ट में 25 है और 5 के नेक्स्ट नंबर 6 है, तो 55 का स्क्वायर हो जाएगा 3025। आई थिंक लास्ट जो रिवीजन क्लास है उसमें मैंने कंसेप्ट कराया होगा या PYQ में कराया होगा।
या फिर हमारी वीडियो जो यूट्यूब पे है ऑन कैलकुलेशन टेक्निक, दैट ऑल्सो यू कैन चेक इट आउट। आगे चलते हैं, पेज नंबर 4 के बाद द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन विच आई हैड दैट वाज ऑन द पेज नंबर 7 फॉर यू गाइस। आई एम टॉकिंग अबाउट द एनसीईआरटी बुक्स फ्रॉम वेयर वी गोना मेक श्योर दैट वी गोना गेट मैक्सिमम क्वेश्चंस। कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आने वाले हैं। पेज नंबर 7, ओके, पेज नंबर 7 पे स्क्वायर रूट का टॉपिक शुरू हो रहा है ना। स्क्वायर रूट कैसे होता है? स्क्वायर रूट मैंने आपको एग्जाम में PYQs में निकालना सिखाया है कि दो तरह से PY हम निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो लेट्स फाइंड आउट, मैं इन दो नंबर्स के स्क्वायर रूट निकाल देता हूँ। इन्होंने तो पूछा है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो 576 तो आई विल फाइंड आउट, बट 327 तो स्क्वायर रूट नहीं है, पक्का कोई स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, बिकॉज लास्ट में जो है वो 7 आया हुआ है और ऊपर मैंने अभी समझाया कि वो नहीं होगा। बट लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि इसका स्क्वायर रूट डेसिमल में क्या आएगा। अब स्क्वायर रूट निकालने के दो तरीके होते हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें या क्या ऐड करें। तो जब भी सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे तो हम यूज़ करेंगे हमारा डिविजिबिलिटी मेथड, विच इज़ दिस मेथड। हम लिखेंगे नंबर, लेट्स से 576, पीछे से हम दो दो के बनाएंगे पेयर फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अब हमें जो डिजिट यहाँ लिखना है वही डिजिट यहाँ लिखना है और हम इन दोनों को आपस से मल्टीप्लाई करके 5 से ऊपर नंबर नहीं जाना चाहिए। तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, तो सबसे पहले आएगा 2 इंटू 2 4। नाउ सिंपल डिवीजन मेथड, अब 5 में से 4 माइनस करेंगे, आई विल गेट 1। अब यहाँ से पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा 176। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से जो लास्ट डिजिट होता है वो हम नीचे ऐड कर लेते हैं, 2 + 2 4। अब जो डिजिट यहाँ आएगा वही डिजिट यहाँ आने वाला है, ठीक है। तो अब क्या होगा, नाउ दिस इज 21, अगर मैं यहाँ 1 लगा दूँ 41 इंटू 1 41, ये अगर 2 लगा दूँ 42 इंटू 2 84, 3 लगा दूँ 126 और अगर 4 लगा दूँ आई विल गेट कंप्लीट 176। मतलब जो स्क्वायर रूट है 576 का वो है 24। दिस इज द स्क्वायर रूट। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है वो इस तरह आ रहा है कि अगर मुझे 580 में क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब आपको पता है 576 तक पहुंच गए, तो मतलब सिंपल सा बात है कि आपके पास नीचे 4 रिमाइंडर आ जाता। व्हाट आई एम सेइंग इज, लेट्स से नंबर आपको 576 नहीं था, अगले क्वेश्चन में करके दिखाता हूं मैं भी आपको 327 में। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे नंबर ही 570 था, ठीक है। लेट्स अज्यूम इट द नंबर वाज 570। तो 570 होने के कारण यहाँ पे 570 आ जाता, ठीक है। तो 43 मुझे पता है नीचे है, तो मैं इससे नेक्स्ट नंबर पे चला जाता 44, तो 176 आया। अब जब 176 आया मतलब मुझे 570 में क्या ऐड कर देना चाहिए कि जो मेरा आंसर बनेगा, जो मैं ऐड करने के बाद नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। आई कैन सी डिफरेंस मेरा 6 का है, -6 है, मतलब मेरा नंबर 6 मार्क्स छोटा है। अगर 6 छोटा है तो 570 है, मुझे 6 ऐड करना पड़ेगा, मेरा आंसर हो जाएगा। आई नीड टू ऐड 6 टू नंबर 570। आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ 570, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, मुझे 6 ऐड करना पड़ेगा एंड आई विल गेट द आंसर। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब लेते हैं 327। अब आपके क्वेश्चन में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि क्या ऐड करना है तो समझ आ गया 4। अगर पूछा क्या सब्ट्रैक्ट करना है कि 327 परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन तो पता होना चाहिए आपको। नाउ लेट्स चेक 327। तो सेम वे पे विल डू 327 को हम लेके चलते हैं। 327 अगेन पीछे से बनाओ 2 के पेयर, तो अब हम लेंगे 1 इंटू 1 बिकॉज 2 इंटू 2 4 ज़्यादा हो जाता है। सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 - 1 2, यहाँ से हम 27 विल टेक डाउन 27 और 1 + 1 टोटल हो गया 2। ना अब यहाँ पर क्या आएगा, डाउट 21 इंटू 1 21, 22 इंटू 2 44, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो हम कैलकुलेशन सीधा भी कर सकते हैं। लेट्स से 25 इंटू 5 125, अभी भी नीचे है। 26 इंटू 6 26 इंटू 6 दैट इज गोइंग टू बी 130 एंड 26 156, अभी भी पीछे है। 27 इंटू 7 7 इंटू 7 49, 4 रिमाइंडर 189, अभी भी पीछे है। 28 इंटू 8
8 इंटू 8 64, 6 रिमाइंडर, आई गेट 224 दिस टाइम। तो मेरा 3 अभी ज़्यादा है। अगर 3 ज़्यादा है तो मुझे 327 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए? आई शुड सब्ट्रैक्ट 3, क्योंकि अगर ये नंबर 324 होता तो यहाँ पे 0 बच जाता। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मुझे ऐड करना है या मुझे माइनस करना है, तो आप डिवीजन मेथड यूज़ करो। और अगर वो कहते हैं कि क्या मल्टीप्लाई करें और क्या डिवाइड करें, तब यूज़ करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से 28 ले लिया हमने, ठीक है। अब वो कहता है 28 में क्या मल्टीप्लाई करें, ठीक है। थोड़ा बड़ा नंबर, चलो थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। लेट्स से नंबर ले लिया हमने 286 ले लेते हैं। तो 286 में ये तो प्राइम नंबर बन जाएगा। चलो एक ये कर लेते हैं। चलो अब 286 नंबर आया। अब 286 में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है कि ये बन जाए मेरा परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं इसके फैक्टर बनाता हूँ। 2 इंटू 1 4 3। 143 किसका बनेगा? दिस इज ऑन 11 इंटू 13। अब ये सारे नंबर सिंगल है, तो मुझे अगर किसी नंबर को स्क्वायर बनाना है तो मुझे उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मतलब मुझे एक 2 और चाहिए, एक 11 भी और चाहिए और एक 13 भी और चाहिए। दैट मीन्स मुझे 286 पूरा का पूरा चाहिए, ताकि मैं इसको 286 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक अनदर नंबर, लेट्स टेक 80। 80 ले लेते हैं कि अगर 80 को मुझे चेक करना है कि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकता हूँ, मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, या क्या डिवाइड करूँ, दोनों करेंगे इसके साथ। लेट्स से 2 4 0 2 2 0 2 10 2 इंटू 5 एंड देन 5 1। तो मेरे पास जब मुझे स्क्वायर बनाना है तो मुझे मालूम है कि मुझे फिर 2 का एक पेयर फिल हो गया तो स्क्वायर बन गया, ये भी 2 का पेयर हो गया, स्क्वायर बन गया। तो या तो मैं इस 80 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर मुझसे मल्टीप्लाई पूछा है, और अगर डिवाइड पूछा है तो मैं डिवाइड भी कर सकता हूं। 80 डिवाइड बाई 5 16, 4 का स्क्वायर है। 80 इंटू 5 400, दैट इज 20 का स्क्वायर है। तो अगर पूछा मल्टीप्लाई डिवाइड तो यूज द टेबल मैथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। और अगर पूछा आपसे ऐड या माइनस, देन यू मे गो एयर एंड देन यू मे आस्क, देन यू मे डू द डिवीजन मैथड। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट थिंग विच आई नोटेड डाउन हेयर वाज ऑन पेज नंबर 10। No, not on 10, on 13 number page. On 13 number page, what exactly I find out? Taxi cab numbers. Okay. So what is a taxi cab number? Let's understand that. अब ये भी आपको पता होना चाहिए, इसको हार्डी रामानुजन नंबर बोलते हैं। एग्जाम में इंटरव्यू से पूछा जाता है कई बार बच्चों के साथ। सो हार्डी रामानुजन नंबर जो है वो नंबर होता है जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो सम ऑफ 2 क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वेज। इसको बोलते हैं टैक्सी कैब नंबर्स। एग्जाम्पल लिया इन्होंने 1729 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है 1 क्यूब प्लस 12 का क्यूब, और कहा जा सकता है 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। तो इसको बोलेंगे हार्डी रामानुजन नंबर, या फिर हम बोलते हैं इसको टैक्सी कैब नंबर। तो ये नंबर आपको पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड। इस पेज पे आई थिंक इतना ही था। एक नेक्स्ट पेज है नंबर 17। नाउ पेज नंबर 17 पे लेट्स सी, आई थिंक समरी ही होगी, लास्ट पेज है, सेकंड लास्ट पेज, summary ही है। So let's summarize the first chapter. A number obtained by multiplying a number itself is called a square number. Square of natural number we call perfect square. All perfect square end with 0, 1, 4, 5, 6, 9. Squares can only have an even number of zeros at the end. The same property I explained in the beginning of the chapter. Square root is the inverse operation of square, क्योंकि अगर 64 का square root 8 है तो 8 का square 64 है। तो एक तरफ हम रेज्ड पावर 2 कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम रेज्ड पावर 1/2 करते हैं। फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर इफ दैट इज 36, तो वी राइट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36।
the answer is going to be plus minus 6, we can say. So the square root is the inverse operation of a square. A number obtained by multiplying a number by itself 3 times is called cube. 1 8 27, ये मैंने आपको बोला हुआ है, आपको 15 तक के क्यूब्स याद हो जाने चाहिए, till 15. A number is a perfect square if its prime factors can be split in 2 identical groups. Perfect cube if can be split into 3 identical groups. This is the notation for cube root. जैसे x क्यूब स्क्वायर आपका 36 है, अगर x क्यूब गिवन है आपको 216, so x is going to be cube root of 216. So that is again answer is 6 this time, not plus minus, because here we have odd number of times you're going to multiply it. This was from the chapter number 1. Let's see the chapter number 2 now. On chapter number 2 we had power play. Powers a very important topic for you guys. आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो लेट्स फटाफट इसको जल्दी से कर लेते हैं. ये एग्जाम आपका कल और परसों में ही है. पेज नंबर 4, आई बिलीव आई हैव हाईलाइटेड सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज हेयर फॉर यू गाइस. बेसिक प्रॉपर्टीज हैं. सो 5 रेज़ टू पावर 4 को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. 625 आंसर आता है, तो इसमें 4 जो है उसको बोलते हैं पावर या बोलते हैं एक्सपोनेंट, 5 को बोलते हैं बेस. टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए. पढ़ते हैं इसको 5 रेज़ टू पावर 4, 5 टू द पावर 4, 5 पावर 4, फोर्थ पावर ऑफ 5. ठीक है. आफ्टर पेज नंबर 4 वी हैड पेज नंबर 7. अच्छा, ये व्हाट इज 0 रेज़ टू पावर 0, 0 रेज़ टू पावर 5, इस तरह की चीज़ें की हुई हैं. ये आगे सारा क्लियर हो जाएगा. 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर लो, जितनी बार मर्जी कर लो, 0 ही आने वाला है. So the answer to this question is 0. I think this is nothing to be talked about. The next thing which we have on the page number 7. On page number 7 we had magical pond. Not the magical pond. Let's see it. The properties, I believe. This is the property which I must have highlighted for you. M raised to power a into n raised to power a, that is equal to m into n raised to power a. अब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 5, जहाँ पर बेस मेरा 2 और 5 अलग अलग है, लेकिन मेरी पावर सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 रेज़ टू पावर 5. एग्जाम्पल भी हो गया, राइट. नेक्स्ट पेज पर एक और प्रॉपर्टी होगी. आफ्टर पेज नंबर 10 वी हैव 11. नाउ डिवाइड की प्रॉपर्टी आ गई है. सो आफ्टर मल्टीप्लाई वी हैव द पावर ऑफ n रेज़ टू पावर a डिवाइड n रेज़ टू पावर b इज इक्वल टू n रेज़ टू पावर a माइनस b. नाउ फॉर एग्जांपल अगर मुझे सॉल्व करना है 2 रेज़ टू पावर 100 डिवाइड 2 रेज़ टू पावर 25, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? बेस मेरा सेम है 2 and 2, इट गोना बी 100 minus 25. So I'll write answer is 2 raised to power 75. It will not be 100 divided by 25, 4 नहीं होगा, प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरी पावर्स डिवाइड होती है. जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो पावर्स मेरी मल्टीप्लाई हो रही है. इट्स एन इंपॉर्टेंट वन, सो प्लीज केयरफुली लुक एट दिस. आगे चलते. When 0 is in power, जब 0 पावर में होता है, द प्रॉपर्टी सेज a रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1. हेयर इट इज. किसी भी नंबर की पावर 1000 की पावर 0 1, 1 लाख की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, तो जब भी पावर 0 है, x की पावर 0, आंसर होगा आपका 1 स्ट्रेट अवे. इंडिसेस के ऊपर भी आई हैव अनदर वीडियो जिसमें डिटेल में पूरा समझाया हुआ है बोर्ड पे, वो भी आप देख सकते हो. अब इन्होंने 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 10 को एक्सप्लेन करने की कोशिश की. अब इसको मैं 6 नहीं लिखूंगा, -6 लिखा जाता है, क्योंकि 4 माइनस 10 फर्क पड़ता है कि मैं किस में से डिविडेंड कौन है, डिवाइजर कौन है. सो द आंसर इज 2 रेज़ टू पावर -6. उसको हम
एक और प्रॉपर्टी होती है आपकी a रेज टू पावर माइनस n कैन बी रिटन एज 1 बाय a रेज टू पावर n. So that is what they have used. A raised to power minus 6 they have written as 1 by 2 raised to power 6. सारी प्रॉपर्टीज इन्होंने यहाँ पर आपके लिए सम भी कर दी हैं. देखिए हम कर आए हैं पीछे अभी. दिस ऑल्सो वी हैव डन. ये आई थिंक बीच में मिस हो गई होगी. सो इसमें क्या बोलते हैं कि जब आपकी n रेज्ड पावर a ब्रैकेट के बाहर दोबारा से पावर हो तो हम a की पावर भी नहीं करेंगे, a और b को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. लेट्स सी इफ वी हैव एन एग्जांपल ऑफ दिस. कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे अभी इनके प्रॉपर्टीज के बाद. जैसे अगर इन क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करें फॉर टाइम बीइंग, दिस इज 2 रेज्ड टू पावर 3. This is 2 plus 6 8 minus 5 3. This is p raised to power here it was 3 minus 10 p raised to power minus 7. Now this I can write minus 2 raised to power minus 2, and this is 2 raised to power 4 into बिकॉज द पावर. देखो अब माइनस का साइन है तो माइनस के साइन को हम डिसरिगार्ड कर लेते हैं अगर बाहर इवन नंबर हो पावर के अंदर. सो दिस आई कैन स्ट्रेट अवे राइट 2 रेज्ड पावर 4. बस बाहर ये माइनस का साइन है तो मुझे इसको देखना पड़ेगा. जो प्रॉपर्टी मैं आपको समझाने वाला था वो इसी से समझा देते हैं. ठीक है, जो सेंट्रल वाली प्रॉपर्टी का कोई एग्जाम्पल नहीं आया था वो इससे ही हो जाएगा अभी. लेट मी गेट द स्क्रीन बैक. तो जैसे आपके पास है माइनस 4 रेज टू पावर माइनस 2, तो वी कैन राइट इट एज 1 upon minus 4 raised to power 2. I can write it as 1 upon 16, which can be written as 1 by 2 raised to power 4. That can be written as 2 raised to power minus 4. So this complete thing can be written as 2 raised to power 4 into 2 raised to power minus 4. That means it is 2 raised to power 4. आंसर 0 नहीं होगा, ध्यान रखना. 4 minus 4 2 raised to power 0 that is equal to 1. तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा इसका. ठीक है, आगे चलते हैं. 8 raised to power p, that is 8 raised to power p plus q. तो जस्ट एक्सरसाइज आई जस्ट सॉ, तो आई सोल्व इट ताकि हमें कंसेप्ट के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स मिल जाए. आगे चलते हैं. आफ्टर दिस पेज नंबर 25 वी हैव पेज नंबर 25. अब जो हमने अभी पावर्स वाला पार्ट किया वो पावर्स के क्वेश्चंस आपके पास आए हुए हैं ग्रुप में लास्ट ईयर के पेपर में, ध्यान रखिएगा. नाउ दिस थिंग इज अगेन इज इनटू योर एग्जाम्स. आपका आई थिंक लास्ट ईयर का एग्ज़ाम ही है, उसमें ही 10 की पावर्स को ऐड करना और के ऊपर आपका क्वेश्चन है डेसिमल वाला. तो उसमें 10 को पावर्स माइनस या प्लस करके हम कर सकते हैं. तो ये सिंपल से एग्जांपल्स है हाउ टू ऐड द पावर्स. So 1000 is a million, 10 raised to power 3 into 10 raised to power 3. 1000 million is a billion, that means 10 raised to power 9. And 1000 billion is a trillion. या अभी इंटरनेशनल सिस्टम अभी आई थिंक लास्ट रिवीजन पार्ट 1 या पार्ट 2 में किया होगा हमने. सो इन्होंने आपको और एक्सटेंड कर दिया बिकॉज अब क्लास बड़ी हो गई है, 8th क्लास हो गई है. तो ट्रिलियन के बाद आता है, पहले तो इसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आता है 10 रेज्ड टू पावर 6 पे मिलियन. पावर 3 से ऐड हो गई, बिलियन हो गया. 3 और ऐड हो गई, ट्रिलियन हो गया. 3 और ऐड हो गई, क्वाड्रिलियन हो गया. 3 और ऐड हो गई, क्विंटिलियन हो गया. 3 और ऐड हो गई, सेक्सटिलियन हो गया. 3 और ऐड हो गई, सेप्टिलियन हो गया. ऑक्टिलियन के लिए 10 रेज्ड पर 27. 3 और ऐड किया, नोनिलियन एंड डेसिलियन. नाउ ये कंसेप्ट समझाया था कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वहाँ 3 जीरोस के बाद आपका नोमेनक्लेचर चेंज होता है, तो उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, आई थिंक इसी के लिए पेज में रखा हुआ था आप लोगों को बताने के लिए. नेक्स्ट वी हैव ऑन द 28 नंबर पेज, द लास्ट पेज, आई मीन समरी ऑफ द पेज होगा, पूरा चैप्टर का समरी है. सो लेट्स go with the summary also now. So the summary says
n रेज्ड पावर a को लिखा जाएगा n को a टाइम्स n रेज्ड पावर माइनस a, आई कैन राइट 1 अपॉन n रेज्ड पावर a। जब पावर माइनस में हो तो हम उसको डिनोमिनेटर में ला सकते हैं पूरा नंबर। कुछ और प्रॉपर्टीज इन्होंने आपको यहाँ क्लियर कर दी है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जिसको नहीं पता था वो आंसर गलत करके आया होगा, सारे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म लग रही होंगी। तो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर जब उसने बोला, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पहले, फिर ये समझाता हूँ आपको। n रेज्ड पावर a इंटू एन रेज्ड पावर b, ये रिविजन हो रही है, समरी है। n रेज्ड पावर a का पावर b, दैट इज n रेज्ड पावर b पावर a लिख सकते हो, क्योंकि होना तो a इंटू बी और b इंटू a। वी कैन डू इट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की, लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस किया। n डिवाइड बाय a डिवाइड एन बी इज एन ए माइनस बी, अगर n जीरो ना हो, बिकॉज अगर n जीरो है तो क्या सब कुछ जीरो है, जीरो को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, कुछ आना ही नहीं है। n रेज्ड पावर a इंटू एम रेज्ड पावर m। अब जब यहाँ पर आपकी पावर सेम है लेकिन बेस आपका अलग है, यहाँ पर आपकी बेस सेम था, पावर अलग थी तो पावर को ऐड कर दिया। यहाँ पर आपके बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो हमने बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर एग्जांपल दूं मैं आपको इसका, 3 रेज्ड पावर 2 इंटू 2 रेज्ड पावर 2, आई कैन राइट इट एज 6 रेज्ड पावर 2 में लिख सकता हूँ। चेक करके देख लो, 9 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 36, बिल्कुल बनता है। ठीक है, आगे करते हैं। n रेज्ड पावर a डिवाइड m रेज्ड पावर m, दिस इज अगेन आई कैन राइट इट n डिवाइड m रेज्ड पावर a। m जीरो नहीं होना चाहिए, m अगर जीरो हो गया तो आंसर क्या होगा, m अगर जीरो हो गया, आप किसी भी चीज़ को जब जीरो से डिवाइड करते हो तो मेरा आंसर होता है नॉट डिफाइंड। वो डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, बिकॉज जीरो के टेबल पे कैसे कोई टेबल पे हम चीज़ लेके जा सकते हैं। ऐसे ही n रेज्ड पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो पूरा समराइज जो भी आपके एग्जाम का लेवल है, प्लीज अंडरस्टैंड कि आपके एग्जाम का लेवल भी यही है, इससे ऊपर नहीं है कि हम सोचें कि एग्जाम का लेवल ही बड़ा हाई है हमारा, पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं है यार, जस्ट गो अहेड एंड टेक आउट द एनसीईआरटी बुक्स एंड यू गोना गेट फुल मार्क्स। बेसिक्स क्लियर है तो क्वेश्चन जहाँ से मर्जी आ जाए, बेस स्ट्रॉन्ग है, बिल्डिंग अपने आप अच्छी बनेगी। द प्लेटफॉर्म हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग। अब देखो, जो मैं आपको कह रहा था कि आपके एग्जाम में ऊपर से भी क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, अब इतने बड़े नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। इसको रिप्रेजेंट किया 3.081 इंटू 10 रेज्ड पावर 8। क्या मैं इसको 30.81, कैन आई राइट 30.81 इंटू 10 रेज्ड टू पावर, अब मुझे लेफ्ट जाना है तो 10 रेज्ड टू पावर कह लो इसको 7। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म की क्या कंडीशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है या साइंटिफिक नोटेशन उसकी क्या कहती है कि मैं नंबर को लिखूंगा x इंटू 10 रेज्ड पावर y, जहाँ x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और x मेरा 10 से नीचे होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए। 9.99 चल जाएगा, 1 चल जाएगा कम से कम, 1 से नीचे नहीं होना चाहिए, 0 पॉइंट नहीं चाहिए। और y मेरा इंटीजर होगा, इंटीजर वी नो, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप इस चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, बताओ। तो अगर किसी ने एनसीईआरटी का सिर्फ समरी पार्ट ही देख लिया हो, आप समझो कि उसके तो नंबर पक्के हैं यार, यू गोना गेट फुल मार्क्स। इस चैप्टर से इतना ही नोट किया मैंने आपके लिए। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, द चैप्टर नंबर 3। वी आर द क्लास 8th मैथमेटिक्स बुक्स राइट नाउ ना। तो चैप्टर नंबर 3 मेरा है, उसमें एक ही पेज है, समरी पेज लिया हुआ है मैंने सिर्फ, पेज नंबर 34। लेट्स सी अ स्टोरी ऑफ नंबर्स, ये भी नंबर्स के ऊपर ही है। ठीक है, अब नंबर पे क्या है, लेट्स चेक। टू रिप्रेजेंट नंबर्स वी नीड, अच्छा जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी सीक्वेंस हम नंबर्स डिजिट हमारे चल रहे हैं इंडिया के अंदर, दैट इज डेसिमल सिस्टम, एक्चुअली वी शुड नो दैट। सो जो हम पढ़ रहे हैं वो नंबर सिस्टम है। द सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग numbers in the written number system called numerals. Landmark numbers are numbers that are easily recognizable and used as reference points for understanding. They served as an anchor with the number system. A number system whose landmark numbers are the powers of a number n is referred to the base n number system. तो हमारे यहाँ पे पावर 10 की चलती है, तो डेसिमल सिस्टम है, बेस 10 चलता है हमारे यहाँ पे। तो हमारा इंडिया का, इफ़ आई टॉक अबाउट बेस 10, इंडिया का आई थिंक सभी का बेस 10 ही है, अदरवाइज
लेवल पे एग्जाम्स में बेस चेंज फॉर्मूलाज भी होते हैं, बेस चेंज कैसे करने हैं, बट आई थिंक वो अभी तो क्वेश्चन देखा ही नहीं आपके किसी भी एग्जाम में मैंने आते हुए। प्लेस वैल्यूज़ आई थिंक ये भी सबको क्लियर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदू नंबर सिस्टम दैट इज़ इंडियन नंबर सिस्टम जो हम बात कर रहे हैं, टू डिजिट्स के बाद। एक तो इंटरनेशनल सिस्टम मैंने डिस्कस किया, एक 2 डिजिट्स के बाद जो हम 1000 लाख करोड़ ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एक छोटी चीज़ बताना चाहूँगा प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में। लेट्स से नंबर इज़ 393, तो इसमें जो दिख रहा है मुझे 393 ये तो फेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू यूनिट डिजिट 3, टेंस डिजिट 9 इंटू 1090 एंड 3 इंटू 100 दैट इज़ 300। तो इन सबको अगर ऐड कर देंगे आई विल गेट 393। दिस इज़ द यूज़ ऑफ द प्लेस वैल्यू का एक क्वेश्चन ऐसा भी इससे रिलेटेड आया हुआ है। उसके बाद चैप्टर 3 से कुछ नहीं था, बहुत बेसिक चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 आफ्टर दिस वाज देयर, वहाँ से काफ़ी कुछ है। विच चैप्टर इज़ दैट? चैप्टर नंबर 4 है आपका क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री। ऑफ कोर्स ज्योमेट्री से तो बहुत क्वेश्चन है आपके पास, बढ़िया वाले मज़ेदार। लेट्स डू ज्योमेट्री नाउ। So let's start the quadrilaterals now. This is a chapter number 4 that we have. Now it's an important topic for you guys because there are a lot of questions जो हैं वो इस चैप्टर से आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगल्स की। रेक्टेंगल क्या होता है, एवरीबडी इज़ अवेयर अबाउट, पिछले हम क्लासेस में करते आ रहे हैं। नाउ रेक्टेंगल्स में जो प्रॉपर्टी है, इफ़ आई ड्रॉ अ रेक्टेंगल, इट्स अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मतलब 4 लाइन्स, एंगल्स ऑल आर एट 90 डिग्रीज, तो सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्रीज पे हैं। अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, so when we say opposite sides or equal length, so these lines are equal, length is equal to length, breadth is equal to breadth. Another property which we have that the diagonals they are equal and they also bisect each other. So when we say they bisect each other and they are equal, that means all these 4 parts 1 2 3 4 they all are equal also. That's also we can understand. What else we have? After this, the next page which I have noted down for you guys, page number 7. At page number 7 now, जो पेज नंबर 7 है आपका, उस पर हमारे पास है कुछ और क्वाड्रिलेटरल्स आई बिलीव। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। अच्छा, कंजेक्चर की डेफिनेशन है इसमें, दैट्स व्हाई इट वाज मार्क्ड। अ स्टेटमेंट अबाउट विच वी आर हाईली कॉन्फिडेंट बट येट नॉट श्योर इफ इट इज ऑलवेज होल्ड्स ट्रू, उसको बोलते हैं कंजेक्चर। द नेक्स्ट पेज नंबर 9। कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ हैं, यही हम अभी कर आए हैं। द रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है, एंगल्स 90 हैं। लिस्ट डाउन कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ को। पहली प्रॉपर्टी, ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 90 डिग्रीज, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। दिस इज द रेक्टेंगल इन फ्रंट ऑफ यू। प्रॉपर्टी 3, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर, the diagonals of a rectangle are of equal length and they bisect each other। यही अभी आपको ऊपर मैंने समझा दिया ऑलरेडी पहले ही, तो अभी राइटिंग में आ गया। आफ्टर पेज नंबर 9 वी हैव पेज नंबर 12। तो प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट टाइम भी था, और इवन सीटेट के एग्ज़ाम में 2 आंसर्स थे, तो बाद में उन्होंने उसको डिस्प्यूट भी किया, ठीक भी हो गया था, वो दोनों आंसर ठीक माने गए। नाउ स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इज अगेन अ स्पेशल रेक्टेंगल लिखा हुआ था ऊपर, जहाँ सारी की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, सारे एंगल 90 डिग्री होंगे एंड द डायगोनल्स दे आर ऑल्सो इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर। एडिशनल प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो बाइसेक्ट करते हैं ये भी 90 डिग्री पे करते हैं एक दूसरे को। दिस इज द एडिशनल प्रॉपर्टी दे हैव, तो ये हमें पता होना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी 1, ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल
to each other. Opposite sides of square are parallel to each other. Angles of square are all 90 degree. Diagonals of a square equal in length and they bisect each other at 90 degree. One more special property of a square, वो क्या है चेक कर लेते हैं. The diagonal of a square divides the angles of the square into equal halves, मतलब 45 डिग्री हो जाएंगे सारे. This can be expressed as the diagonals of a square bisects the angle of a square. तो what are they saying कि जब ये angle bisect हुआ, क्योंकि पूरा 90 था, so this is also 45 degree and this is also 45 degree. तो जो diagonal है वो सब ऐसे ही करने वाले हैं, ट्रीट होने वाले हैं. ठीक है जी, गुड टू गो. पेज नंबर 12 के बाद नेक्स्ट विच वी हैव दैट इज ऑन द पेज नंबर 14. पेज नंबर 14 पे क्या है? ओके, दिस व्हाट एग्जैक्टली वी हैव पेज नंबर 14. क्वाड्रिलेटरल. द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360. नाउ अब मेरी वीडियो में जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उससे मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है. जितने भी एंगल्स हैं उनको आप सम फाइंड कर सकते हो. कैसे फाइंड कर सकते हो? बाय द फॉर्मूला ऑफ n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्रीज. यहाँ पर ये n क्या है? दिस n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ साइड्स. उस पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं, दैट व्हाट एग्जैक्टली इट रिप्रेजेंट्स. तो अगर ट्राइंगल है तो 3-2 1 इंटू 180. अगर क्वाड्रिलेटरल है तो 4-2 2 इंटू 180, दैट इज 360 डिग्रीज. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका पेंटागन हो, हेक्सागन हो, anything it will work. More quadrilaterals with parallel opposite sides. After page number 14, page number 17 I had for you guys. अच्छा, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन दी हुई है, चलो ये देख लेते हैं. जहाँ पर क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो रेक्टेंगल आपका एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर आपका वो भी एक पैरेललोग्राम है, हम कह सकते हैं. अच्छा, ये इन्होंने बना के दिखा भी दिया आपको. दैट एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम. सारा रिवर्स ट्रू नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ दिस वेन डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड दिस कि स्क्वायर, हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, हर एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है. वाइस वर्सा सच नहीं होता. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. पेज नंबर 17 कहाँ है? ओके, पेज नंबर 17 नाउ. Opposite sides of a parallelogram are equal, right? That they have proved it, but we don't need to prove anything. We can just see the properties. Opposite angles of a parallelogram also are equal. ये भी हमने I think फर्स्ट से सेकेंड क्लास में कर लिया था. Adjacent pair of angles add up to 180 degrees and opposite angles pair of angles are equal. ठीक है. सो लेट्स से दिस इज द पैरेललोग्राम. इन सबको एक्सप्लेन कर लेते हैं. अब अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा. ये और ये साइड इक्वल है, पैरेलल है. ये और ये साइड इक्वल और पैरेलल है. तो इफ दिस एंगल इज 30, द अदर एंगल गोना बी 150 डिग्रीज. तो इसके सामने वाला एंगल भी 150 होगा. तो एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स एड अप टू 180. सो एंगल ए एंड एंगल बी एडजेसेंट है, एंगल ए और एंगल डी एडजेसेंट है, एंड सो ऑन. अपोजिट एंगल्स दे आर इक्वल. तो ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई यहाँ पर. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, ये भी हमने बात की. अपोजिट साइड्स, ये भी हमने आपको बताया अभी भी. तो एक सारी प्रॉपर्टी को लिस्ट डाउन कर रहे हैं, जो भी हम ऊपर देख कर आए हैं, जो भी हमने डायग्राम्स के अंदर देखा तब उसको लिस्ट डाउन कर दिया इन्होंने. प्रॉपर्टी 1, द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल. एडजेसेंट एंगल्स एड अप टू 180 और अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं. व्हाट अबाउट द डायगोनल्स? अब डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, बट बाइसेक्ट जरूर करते हैं. ये भी कहीं ना कहीं होगा आगे. ये रहा. द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सो दे आर नॉट इक्वल. वी कैन नॉट से दैट फॉर 100% श्योर फॉर एनी केस, क्योंकि इसका अगर आप यही देख लो यहाँ पर ही ये इक्वल नहीं है. इफ़ यू सी टू इट, नो दिस डायगोनल AY एंड ES दे आर नॉट इक्वल. इफ आई टॉक अबाउट AY छोटा लग रहा है एंड ES डायगोनल काफ़ी बड़ा है. तो बट ये बाइसेक्ट जरूर करेंगे जब आपस में एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड जरूर करेंगे. देन आफ्टर पेज नंबर 17 ऑन पेज नंबर 18 ऑल्सो वी हैव
रोम्बस क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स हैव द सेम लेंथ इज अ रोम्बस। तो दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन। एंगल्स के बारे में कोई बात नहीं है। स्क्वायर में क्या था? 90 डिग्री होना जरूरी होता है, ठीक है। सो जो एंगल्स हैं रोम्बस, क्योंकि काइंड ऑफ पैरेललोग्राम ही है, तो सारी पैरेललोग्राम की जो क्वालिटीज़ है वो सब इसके अंदर आएंगी। एक्चुअली बस स्क्वायर को थोड़ा टिल्ट कर दिया गया है, हम ये कह सकते हैं। इसमें वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। रेक्टेंगल रोम्बस, सो अ रेक्टेंगल कैन बी अ रोम्बस। अगर ये स्पेशल केस कौन सा है? स्क्वायर है। एंड ये सारे पैरेललोग्राम के पार्ट है, दैट्स फॉर श्योर। ये सब पैरेललोग्राम के अंदर आएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस की अगर हम बात करें, रोम्बस की प्रॉपर्टीज कहती हैं ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल टू ईच अदर। जब मैंने बोला स्क्वायर को टिल्ट कर दिया, मतलब टेढ़ा कर दिया, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल, तो पैरेललोग्राम की सारी साइड इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर रोम्बस पैरेलल, ठीक है, बिकॉज पैरेललोग्राम है, वो प्रॉपर्टी आएगी आएगी। एडजेसेंट एंगल्स ऐड अप टू 180, अपोजिट एंगल्स इक्वल, ये भी बिल्कुल आएगी। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एंड द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट इट्स एंगल्स ऑल्सो, राइट। और एक और प्रॉपर्टी कि ये बाइसेक्ट, जैसे स्क्वायर 90 डिग्री बाइसेक्ट करता है, ये भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करने वाला है। सो ये जो बाइसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्शन हो रहा है, दिस एंगल विल ऑलवेज बी 90 डिग्रीज। ये हमेशा रोम्बस के जो भी बाइसेक्ट होगा ये हमेशा 90 डिग्री होगा, मेंशन भी होगा, ये रहा। तो ये सब आपकी एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर है, तो आप बड़े बेसिकली बड़े आराम से जा सकते हो। वाई टू जस्ट फाइंड आउट सम शॉर्टकट्स लाइक एनीथिंग, बड़े आराम से किया जा सकता है। आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, बस वो प्रॉपर्टीज़ आपके सामने है। आफ्टर पेज नंबर 20 वी हैव द नेक्स्ट थिंग, और पेज नंबर 24 पे मार्क्ड किया हुआ है मैंने कुछ आप लोगों के लिए। पेज नंबर 24, व्हाट इज ऑन दैट? लेट्स सी दैट। पेज नंबर 24 पे काइट एंड ट्रेपेजियम, अनदर काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये पैरेललोग्राम नहीं होते हैं, ठीक है। काइट क्या होता है? काइट में एडजेसेंट साइड्स होती हैं, वो इक्वल होती हैं, एंड ये वाली साइड्स आपस में इक्वल होंगी। अब इनका जो ये डायगोनल है, दो डायगोनल है, एक छोटा एक बड़ा है, और जो बड़े वाला डायगोनल है छोटे वाले को ये बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। नाउ दिस इज समथिंग विच यू शुड नो, ये पता होना चाहिए आपको। और इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो भी यही होती है, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है इसकी। तो काइट की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC एंड एंगल ADC। तो एंगल ABC को और एंगल ADC को, इस वाले एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल इनका। बाइसेक्ट्स द डायगोनल AC, दैट इज AC इक्वल टू OC एंड परपेंडिकुलर टू इट। और A और OC दोनों इक्वल है और परपेंडिकुलर है, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो ये भी ऑटोमेटिकली वर्टिकली अपोजिट एक्सेट्रा करके इक्वल हो जाएंगे। ट्रेपेजियम में क्या होता है? ट्रेपेजियम में ये एक पेयर आमने सामने वाला ये पैरेलल होता है, ओनली वन पेयर, ये पैरेलल है। ये बाकी दो जो हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं। दैट इज द ट्रेपेजियम वी हैव। नाउ trapezium is a quadrilateral with at least one pair of parallel opposite sides। तो एक पेयर इसमें पैरेलल है, PQ और SR पैरेलल है आपके पास। प्रॉपर्टी वन ये कहती है, अच्छा यही क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर एग्जाम में था कि अपोजिट साइड्स, उन्होंने आपको x की वेरिएबल में कुछ एंगल्स दिए हुए थे, तो एंगल्स फाइंड किए, दो एंगल्स आ गए 110 110 70 70। तो पूछा गया था कौन सा फिगर है, क्या ये रेक्टेंगल है, क्या ये स्क्वायर है, इस तरह क्वेश्चन था। ट्रेपेजियम में पैरेललोग्राम है, दोनों ही हो सकते थे, ट्रेपेजियम भी और पैरेललोग्राम भी, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी यही है। S + P 180, ये वाले एडजेसेंट एंगल्स, R + Q 180, ये वाले दोनों एंगल मिला के 180 होते हैं, ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी वो सेम, बिकॉज 110 + 70 and 110 + 70 makes 180 degrees। तो that is a question, you can just guys can just check it out। एक होता है आइसोलेस ट्रेपेजियम। आइसोलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये जो साइड्स है ना, स्लैंट साइड है, स्लैंट वाली, ये इसको बोलते हैं स्लैंट, टेढ़े वाली लाइंस, ये इक्वल होती हैं। अगर ये इक्वल है तो हम बोलते हैं आइसोलेस ट्रायंगल हो गया हमारा, आइसोलेस ट्रेपेजियम हो गया, सॉरी, ठीक है। इसके बाद आई हैव नोटेड पेज नंबर 28 फॉर यू गाइस।
पेज नंबर 28। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आई थिंक सो। समरी है, अच्छा ठीक है। तो जारी जो सब हमने अभी प्रॉपर्टीज देखी हैं विद द फिगर्स, उसको सारे को इन्होंने एक बार ब्रीफ कर दिया। रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होता है, एंगल सारे 90 हैं, प्रॉपर्टीज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट रेक्टेंगल आर पैरेलल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, दे बाइसेक्ट स्क्वायर द स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल जहाँ सारी लेंथ इक्वल होती हैं। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है इसमें कि जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर है वो इक्वल लेंथ के साथ साथ अपने आप को बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्रीज पे। बाकी वही रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी है, बिकॉज अ काइंड ऑफ स्पेशल रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम के अंदर जो है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल हैं, एडजेसेंट एंगल 180 होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, दैट इज अगेन वी हैव जस्ट डन। रोम्बस इन विच ऑल द साइड्स हैव द सेम लेंथ, ये भी हम कर आए हैं। Properties opposite side of rhombus are parallel to each other, rhombus adjacent angle up to 180, opposite angles are equal, diagonals bisect each other right angle। तो सारा जो ऊपर पढ़कर आए वो सारी समरी है, मिस हमने कुछ नहीं किया, आई थिंक सो। A kite is quadrilateral with two non-overlapping adjusting pair of sides same length. Trapezium is a quadrilateral having at least one pair of parallel opposite sides. This is also right. The sum of angle measures in quadrilateral is 360 degrees. Very good. So everything has been covered. ऊपर मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। Now this is a Venn diagram where we can have kite, trapezium, parallelogram, rectangle, square। तो यहाँ पे स्क्वायर रखा हुआ है, ये रोम्बस है, ये रेक्टेंगल है, दिस इज पैरेललोग्राम, दिस इज अ ट्रेपेजियम, दिस इज अ काइट। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो है ही। अब आप देखो स्क्वायर सब में आ रहा है, राइट। तो स्क्वायर आपकी काइट भी है, स्क्वायर आपका ट्रेपेजियम भी है, स्क्वायर आपका रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर आपका पैरेललोग्राम भी होता है, स्क्वायर आपका रोम्बस भी होता है। तो स्क्वायर में सारी क्वालिटीज़ हैं। स्क्वायर के बाद अगर रेक्टेंगल की बात करोगे, रेक्टेंगल को हम बात करें, रेक्टेंगल आपका काइट भी होता है, रेक्टेंगल आपका पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल आपका ट्रेपेजियम भी है। सारे रेक्टेंगल जो हैं आपके वो रोम्बस नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल है। So this ends this chapter. The next chapter we have chapter number 5. Let's see what this chapter is all about. अब उसको देखते हैं। Class 8 Maths 1 chapter number 5. Now this chapter we have that is on number play। इसमें है पेज नंबर 12। आप लोग भी इसको, जैसे मैं कहता हूँ, पीडीएफ साथ साथ खोल सकते हो। यू हैव द पीडीएफ एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल होती है हर एक को फ्री में। अच्छा, इस पे मैंने मार्क किस लिए किया, बिकॉज डिविजिबिलिटी रूल्स है, ओके, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर, तो डिविजिबिलिटी रूल्स भी आपको पता होना चाहिए। तो लेट्स गो विद द डिविजिबिलिटी रूल्स। अच्छा, 2 से डिविजिबिलिटी रूल सबको पता होगा, लास्ट में इवन नंबर है। सो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट डिजिट आपका इवन होना चाहिए। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होने चाहिए। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। 5 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए। 6 के लिए को प्राइम नंबर्स मैंने पहले भी बताया था, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 7 के लिए छोड़ दो, उसके साथ सीधा कर लो, ज़्यादा बेटर है। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स, इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो भी है, डिटेल्ड वीडियो है, कैलकुलेशन टेक्निक के अंदर ही आई थिंक कवर किया होगा शायद, डिविजिबिलिटी रूल्स या नंबर सिस्टम में किया होगा, या फिर लास्ट 3 डिजिट्स डिवाइड बाय 8 है तो आपका नंबर 8 से डिवाइड होगा। 9 के लिए आपका सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय, राइट, 9। 10 के लास्ट में 0 चाहिए, तो टिल 10 तो आई हैव कवर्ड, ठीक है। अब शॉर्टकट फॉर 9,
is not a shortcut. I think let it be. इसके बाद पेज नंबर 22 है स्ट्रेट अवे. पेज नंबर, हाँ इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए देखो. दैट इज व्हाई आई हैव नोटेड इट डाउन. आई बिलीव इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ. तो चलो इसको करके देखते. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. 4 8 A 2 3B इज अ मल्टीपल ऑफ 18. तो 18 से मैं कैसे चेक करूंगा? अब 18 के लिए मैंने बोला इसके दो फैक्टर्स बनाओ जो को प्राइम हो. तो फैक्टर्स तो बनते हैं 2 और 9 और 3 और 6 भी बनते हैं, बट वी विल नॉट टेक 3 and 6 बिकॉज ये को प्राइम नहीं है. को प्राइम क्या होता है वो लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ. वो नंबर जिनका HCF 1 होता है. तो आई नीड टू इंश्योर कि जो नंबर है, जो पूरा का पूरा नंबर है, ये 2 या 9 2 and 9 दोनों से डिवाइड हो. ठीक है. अब 2 and 9 दोनों से अगर डिवाइड होना है तो क्या करना पड़ेगा? इन्होंने तो पूछा ऑल पॉसिबल पेयर, तो मैं सिर्फ एक आधा ही बना लेते हैं फटाफट समझाने के लिए. 18 के लिए मुझे मालूम है 2 and 9 बनाना है. तो 2 के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट का डिजिट या तो 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इवन नंबर चाहिए. ठीक है जी, डन. 9 के लिए क्या होना चाहिए? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9. तो ये हो गया 4 and 8 12, 12 and 2 14, 3 17. तो जो मेरी डिविजिबिलिटी होनी चाहिए 17, तो मेरा टोटल है ही है, प्लस 2 मेरा B की वैल्यू, प्लस A 17 and 2 19, 19 and 8. तो A मेरा 8 हो सकता है. अगर B मेरा 4 है तो ये मेरा 6 हो जाएगा. अगर B मेरा 6 है तो ये मेरा 4 हो जाएगा. ये अगर 8 है तो ये 6 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा. मैं कर क्या रहा हूँ? टोटल 27 बना रहा हूँ, 9 का मल्टीपल और कुछ भी नहीं. और अगर ये 0 है तो आई मेक इट 1. ठीक है. 17 प्लस 2 19 8 27, 17 प्लस 4 21 प्लस 6 27, 17 प्लस 6 23 प्लस 4 27, 17 8 25 प्लस 2 27, 17 प्लस 0. अब A मेरा सिंगल डिजिट है तो 1 18, 9 का टेबल है. सो देयर आर 5 डिफरेंट ऑप्शंस आई हैव फॉर दिस क्वेश्चन. तो आपके एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन आएगा आप लोग उसको आराम से ट्राई कर सकते हो. दिस इज द वे टू डू इट. तो बस इतना ध्यान रखना, जब इसके प्राइम फैक्टर इसके फैक्टर्स बनाओगे दोनों को प्राइम होने चाहिए. को प्राइम मतलब इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए. ये क्वेश्चन हर बार आया हुआ है आपके एग्जाम में. आफ्टर पेज नंबर 23 वी हैव 24. ये तो लास्ट पेज है आई थिंक. दैट्स इट. दिस इज चैप्टर नंबर 5 वी आर डूइंग. हाँ लास्ट पेज है 23 पेज नंबर. समरी हो गया आई थिंक. हाँ समरी है. तो समरी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. वंस अगेन पूरा आपका चैप्टर समराइज हो जाता है. इफ A is divisible by D then all the multiples of A are also divisible by B. That's right, we can say that. If A is divisible by B, A is divisible by all factors of B. ये भी ठीक है. If A divides M and A divides N, तो A divide M plus N और M minus N दोनों को करेगा. ठीक है. तो अगर A डिवाइड करता है M को और A डिवाइड करता है N को, लेट्स से M की वैल्यू ले लेते हैं हम यहाँ पर 9, N की वैल्यू लेते हैं 15 और A को ले लेते हैं 3. तो A 9 से भी डिवाइड है, 15 को भी डिवाइड करता है. तो M प्लस N जो होगा 9 प्लस 15 24, वो भी 3 से डिवाइड है. डिफरेंस ले लूँगा 6, वो भी 3 से डिवाइड है. दैट्स द पॉइंट दे हैव. अगर A डिविजिबल बाय B है और ऑल्सो डिविजिबल बाय C है तो A इज डिविजिबल बाय द LCM ऑफ B एंड C भी होगा. तो कह रहे हैं A अगर डिविजिबल बाय B है तो A इज डिविजिबल बाय B एंड इज ऑल्सो डिविजिबल बाय C. तो B से भी डिविजिबल है A और C से भी डिविजिबल है. तो A LCM ऑफ B और C से भी डिवाइड होगा. अंडरस्टैंड द सेम पार्ट. इसको हम मान लेते हैं C को जैसे हमने माना 9, B को मान लेते हैं 15 जो ऊपर एग्जाम्पल लिया है, सेम ले लेते हैं. A हो गया 3. तो LCM और 9 और 15 क्या होगा? 45. तो A जो है 45 से भी डिवाइड होगा. तो सिंपल सा फंडा है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं. 3 9 और 11. अच्छा 11 का शॉर्टकट आई थिंक हमने नहीं देखा. मैंने वैसे आपको PYQ में समझाया था. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दैट इन डिटेल्स है. यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं. डिविजिबिलिटी ऑफ 11 इट विल बी अबव हेयर. कुछ एग्जांपल्स के साथ समझा देते हैं आपको भी. पेज नंबर 12 के आसपास होना चाहिए.
should be here. This is shortcut for divisible by 11 कि सम ऑफ जो भी आपके सम है एट इवन प्लेसेस और जो भी सम है आपका ओड प्लेसेस, उसको हमें डिफरेंस लेना होता है सम करने के बाद. लेट मी हैव एन एग्जांपल फॉर यू गाइस. जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं 320185. सो 320185 में मुझे क्या ऐड करना है? मुझे 5 और 1 6 एंड 2 8 ऐड करना है. और यहाँ से मुझे 3 एंड 0 3 प्लस 8 11 ऐड करना है. एंड द 11 और 6 का डिफरेंस 5 है, मतलब ये नंबर 11 पे नहीं डिवाइड होता. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू. तो मुझे क्या करना है? राइट हैंड साइड से मैं चेक कर सकता हूँ जो भी मेरे ओड प्लेसेस पर नंबर्स हैं उनको ऐड करो, इवन पर हैं उनको ऐड करो, एंड देन टेक अ डिफरेंस ऑफ देम. उनका जो डिफरेंस आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या फिर वो 11 का डिविजिबल होना चाहिए. इन दैट केस यू कैन से कि हाँ जी ये तो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है. अब जैसे एक और क्वेश्चन यही चेक कर लेते हैं. 8 एंड 7 दिस इज 22 and this is 5 and 0 and 6 this is 11. सो दोनों का जो डिफरेंस आ गया वो आ गया 11, मतलब ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा. क्लियर. ऐसे अगर इसको चेक करें 9 एंड 9 18 एंड 4 22 माइनस 0 एंड 0 0, तो ये 22 0 22 बनता है, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पर 5 एंड 2 7 5 एंड 9 14, द डिफरेंस इज 7, ये डिवाइड नहीं होगा. दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल. 4 एंड 1 5 एंड 8 डिफरेंस 3, ये भी डिवाइड नहीं होगा. 8 एंड 1 9 9 और 4 डिफरेंस 3, ये भी नहीं होगा. 1 एंड 8 9 एंड 5 5 4, ये भी नहीं होगा. तो ये तो हो गया डिविजिबिलिटी चेक करना. लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि भैया ये बताओ कि मुझे रिमाइंडर कितना आएगा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन जो एक्चुअल में क्वेश्चन है. तो रिमाइंडर के लिए क्या करना है? तो रिमाइंडर के लिए बहुत सिंपल फंडा है, कुछ नहीं करना. जो मैंने आपको बताया, आई मीन कुछ नहीं करना है कहने का मतलब कुछ डिफरेंट नहीं करना, सिंपल सी चीज़ करनी है. जो मैंने अभी आपको बताया ना कि हमें आपको यहाँ से राइट हैंड साइड से शुरू करना है. तो आप क्या करो, 8 एंड 1 9 माइनस 5, रिमाइंडर इज 4. आंसर हो गया. सिंपल है. 8 4 1 में चेक करो, 1 एंड 8 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5. आंसर हो गया. ऐसे ही 481 चेक करो, 1 प्लस 4 5 माइनस 8. अब यहाँ पर जो बचता है माइनस 3. बस ये थोड़ा देखने वाली चीज़ है. अब माइनस 3 है तो 3 नहीं होगा. प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर आपका डिफरेंस माइनस में आ रहा है तो दैट मीन्स मुझे इसमें 11 ऐड करना पड़ेगा, तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 8. तो दिस शुड बी द आंसर है. ये मेरा आंसर होगा. बस ध्यान रखना कि स्टार्टिंग राइट साइड के फर्स्ट डिजिट से करनी है, ना कि लेफ्ट से. अगर लेफ्ट से करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा आपका. दिस इज अ लॉजिक. ठीक है, बस इतना ध्यान रखना. ये आपका शॉर्ट ट्रिक है. फाइव 5 2 9 एक और कर लेते. 9 एंड 5 14 माइनस 7, तो 7 दैट इज अ रिमाइंडर आई हैव. आई थिंक क्वाइट क्लियर है. इस चैप्टर में यही था. इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं. Chapter number 6 is the next one which we have. चैप्टर नंबर 6 है वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई. चलो जी, इसमें हमें जाना है पेज नंबर 11 पे. पेज नंबर 11 सेज, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब है क्या इसमें? ये तो मैं पहले समझा चुका हूँ आई थिंक. अच्छा, इसमें आइडेंटिटीज हैं.
ओके ओके ओके, ये आइडेंटिटीज के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं एक्चुअली, वो समझाया हुआ है इसमें। ठीक है, तो आइडेंटिटी एक तो होती है आपकी ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है, आई बिलीव यू गाइस आर अवेयर अबाउट इट। इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको सारा कुछ समझा पाऊँ। दिस इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, and the last property which we have, a plus b into a minus b that is equal to a square minus b square। इसके बाद आई थिंक इन्होंने स्ट्रेट अवे आई हैव मार्क्ड समरी, तो लेट्स सीधा समरी पे चलते हैं, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा हमारा उसके बाद। तो समरी में डिस्ट्रीब्यूट, अच्छा ये वाली एक प्रॉपर्टी भी इन्होंने लिखी हुई है। तो दिस बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है। ये तीनों प्रॉपर्टीज अभी हमने डिस्कस की हैं। देयर इज नथिंग एल्स आई थिंक, इस चैप्टर में इतना ही है। मेन प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोडक्शन हुआ है फर्स्ट टाइम 8th क्लास में आपके पास। इसके बाद एक और पेज चैप्टर और है हमारे पास, चैप्टर नंबर 7। उसमें देखते हैं मैंने क्या इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है कुछ। कुछ तो मार्क किया हुआ है, प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1 पेज नंबर 4 पेज नंबर 4 पे क्या मार्क है आपके लिए। पेज नंबर 4 पे मार्क है प्रोपोर्शंस। ओके ठीक है, तो रेशोज़ को सिंपलेस्ट टर्म्स में लिखना, मतलब जब वो को प्राइम बन जाए आपस में तो हम उसको बोलते हैं दे आर इन रेशोज़। सिंबल हमने इसको प्रोपोर्शन का ये लगाया हुआ है। तो जब दो रेशोज़ सेम होते हैं लाइक दिस, a by b is equal to c by d, तो we call them a is to b such that c is to d। तो ये proportion है। जैसे पूछा इन्होंने आर दीज रेशियो प्रोपोर्शनल, तो मुझे क्या करना है 3/4 दैट इज इक्वल टू 72/96। मुझे बस ये चेक करना है क्या ये इक्वल है। नाउ 72/96 इट गोज ऑन 24 का टेबल, 24 into 3 24 into 4, दैट मीन्स दे आर यस दे आर प्रोपोर्शनल। I think we should go on the summary page। summary में I think ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 8 बुक्स पार्ट 1। इसके बाद 8th क्लास बुक पार्ट 2 है 18th। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फीट। अच्छा, इन सब इन्फॉर्मेशन के लिए शायद इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, सो प्लीज़ जस्ट नोट इट डाउन। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फीट होता है। 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3.281 दैट इज 10.764। 1 acre is 43560 square feet। hectare is equal to 10,000 square meters, because 1 hectare अगर हम एरिया की बात करते हैं तो 1 hectare is equal to 2.47 acres। अगर हम वॉल्यूम में चीज़ें टेम्परेचर करते हैं तो 1 फैरन मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 1000 cc। टेम्परेचर में 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यू नेवर नो इट कैन कम इनटू पिक्चर। फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, और सेल्सियस का फॉर्मूला होता है 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32। पेज नंबर 19 दैट इज़ ऑल्सो डन। ये क्वेश्चन है शायद इसलिए लिखे होंगे, बट समरी होनी चाहिए आई बिलीव। हाँ ये रही समरी। तो समरी में दे हैव टॉक्ड अबाउट a is to b means the ratio, a is to b they are terms the ratio, proportional, ये भी हमने कर लिया। अच्छा, ये चीज़ हम एक बार थोड़ा कर लेते हैं। अगर मुझे मालूम है a by b is equal to c upon d है, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो आई गेट अ रिलेशन दैट AD इज इक्वल टू BC। रेशियो प्रोपोर्शन पे पूरी डिटेल्ड में वीडियो है रेशियो प्रोपोर्शन की हमारे चैनल पे, दैट यू गाइस कैन ऑल्सो रेफर टू। उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएगा। This is just a basic which we are doing। तो x is divided in 2 parts, the ratio m is to n। let's say आपके पास 100 चॉकलेट्स हैं, आप दो बच्चों को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो पहले बच्चे के पास कितनी आएगी 2 multiplied by
sorry 100 multiplied by m हो गया 2 multiplied by x is 100 divided by m plus n, that is 2 plus 3 5. So I'll get from here 40 पहले वाले को मिलेगी, और अगर मैं दूसरे वाले की निकालूं तो 3 by 5 of 100, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, that is 60. तो in any case you write the answer gonna be correct. तो अगर पहले वाले बच्चे के लिए 40, दूसरे वाले बच्चे के लिए 60, तो ऐसे आप रेशियो इक्वेशन इस वे से सोल्व भी कर सकते हैं. After this, let's pick up the next book of 8th class, second book which we have. उसमें आई थिंक 3-4 चैप्टर ही थे विच आई हैव पिक्ड अप, बिकॉज बाकी उसमें से कुछ ऐसा लगा नहीं, काफ़ी कुछ आता है. चैप्टर नंबर 1, ओके आई थिंक इसको हमें, ये चैप्टर लेंथी हो जाएगा थोड़ा, सो वीडियो को ऑलरेडी इट्स अबाउट 1 आवर वीडियो. आई डोंट वांट टू स्ट्रेच इट मोर बिकॉज पेपर आपका कल है. आई वांट टू मेक इट पब्लिक ऑल्सो. सो इसको हम करेंगे आराम से. अभी मैं जो हमने अभी कर लिया है दैट आई एम गोना मेक पब्लिक, ताकि मैक्सिमम लोग इसको फ़ायदा उठा पाएँ, बेनिफिट ले पाएँ. नेक्स्ट क्लास में वी गोना डू फ्रॉम क्लास 8 सेकेंड बुक ऑनवर्ड्स करेंगे. अभी बहुत कुछ बाकी है, सो आई ट्राई कि मैं 1-2 वीडियोज़ और बना पाऊँ आप लोग के लिए, सो हम जो मैक्सिमम मार्क्स हैं हम उसको कवर कर पाएँ आप लोग के लिए. So I hope you guys have liked it, you guys have understood the concepts. Any doubt you guys get, please write down in the comment section, and also do motivate us by subscribing us, sharing it with your friends, and like and comment, and make sure you get back to us in case you have any doubts, so we can help you out, because we believe in if you are a student we may help you. Thank you so much for watching. Take care.